नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़कर 2.5 लाख के पार जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 2,56,611 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,983 नए मामले सामने आए हैं और 206 लोगों की जान गई है। उधर दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की मजबूरी के कारण लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 8 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। इसके तहत देश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश भर में धार्मिक स्थल 75 दिन बाद आम लोगों के लिए खुल गए हैं। ये 25 मार्च को पहले लॉकडाउन के समय से बंद थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। मंदिरों को भी खोला गया है। हालांकि हर जगह गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना बेहद जरूरी होगा। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच सोमवार से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। 1 जून को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज अब शुरू हो गया है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलने की इजाजत है, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। शॉपिंग मॉल्स के लिए गाइडलाइंस। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने का निर्देश जारी किया गया है। आज हम मॉल खोलने जा रहे हैं 75 दिनों के बाद। हमने बहुत सारे सेफ्टी और हाइजीन मेजर्स लिए हैं एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड वी आर होपफुल कि आज मोस्टली रिटेलर्स अपने शॉप्स यहाँ पर खोल देंगे। जो अभी तक लॉकडाउन था, सरकार ने जो हमें सिखाया है उसी के हिसाब से अब आज जो लॉकडाउन हमारा खुल गया है उसके दौरान हमें जो सब सिखाया गया, जैसे हमारे मिस्टर जो मॉल जनरल मैनेजर हरीश कुमार राय द्वारा जो समझाया गया कि हमें मॉल के दौरान अब खुल गया, उसके दौरान हमें क्या करना है। इस तरह की आज से लॉकडाउन ओपन है और मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं, कुछ शॉप्स भी ओपन हो रहे हैं, ऑफिसेस भी ओपन हो रहे हैं। तो थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह भी करा रहे हैं हम, तो उनका टेम्परेचर प्रॉपर चेक करेंगे। अगर हमें कोई भी डाउट हो रहा है कि अबनॉर्मल टेम्परेचर है तो उनको मॉल गेट से तुरंत बाहर कर रहे हैं। रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाके में शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाना जरूरी होगा। ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। पार्किंग के बाद कार की स्टीयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी पड़ेगी। लोगों के बैठने की ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रेस्तरां में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर देने की बात भी गाइडलाइंस में कही गई है। धर्मस्थलों के लिए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी धर्मस्थल प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वहां सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाने को कहा गया है। किसी को भी प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। ऑडियो वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। लगभग 70 दिनों के अंतराल के बाद मठ मंदिरों के जो पट दर्शन के लिए खुले हैं, जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो आज आके मां के दर्शन कर सकेंगे। हमने सैनिटेशन की पूरा इंतजाम किया हुआ, पूरे मंदिर का सैनिटाइजेशन किया हुआ है और कोई भी आदमी अंदर आएगा तो सैनिटाइजेशन करके आएगा। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो हम गेट पे उसको मास्क भी देंगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार शासन के निर्देश पर मंदिर खोला गया है और भक्तों की सुविधा के लिए सैनिटाइजेशन की, थर्मल चेकिंग की और फाग मशीन से उनको सैनिटाइज करने की सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन ने किया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हो वो काम पर जाने से बचें। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइंस में कही गई है। दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जिस तरह से पहले कोरोना का संक्रमण आने के बाद लॉकडाउन, उसके बाद संक्रमितों की लगातार बढ़ती तादाद और उसके बाद अब अनलॉक का जो पहला फेज है उसके आज से शुरुआत हो गई है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ है और अब 2.5 लाख के पार जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या अगर अब तक की बात करें तो 2,56,611 हो गई है और इस बीच इस वायरस से अब तक 7,135 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,983 नए मामले सामने आए हैं और 206 लोगों की जान भी गई है कोरोना के चलते। उधर दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की मजबूरी के कारण लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 8 जून से यानी आज से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। इसके तहत देश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने अनलॉक 1 का जो है उसको नहीं अपनाया है, वहां पर लॉकडाउन लागू कर रखा है और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश भर में धार्मिक स्थल 75 दिन बाद आम लोगों के लिए खुल गए हैं। दर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये 25 मार्च को पहले लॉकडाउन के समय से बंद हो गए थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा, पहले कोरोना का संक्रमण, उसके बाद लॉकडाउन और अब अनलॉक 1 के पहले फेज की शुरुआत। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुद्दा में मौजूद मेहमान हैं। मैं आपसे आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल के। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जुड़ेंगे। आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं यशोदा अस्पताल के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कैथल साहब जुड़ेंगे। आप इकोनॉमिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ अजय कौल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप APN के एडिटर हैं। तो जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, पहले लॉकडाउन देखा हम सब ने और अब अनलॉक 1 का जो आज से पहले फेज की शुरुआत हो गई है वो भी आज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 8 जून से इसके पहले सरकार ने ऐलान कर दिया था कि केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी 8 जून को लेकर, अनलॉक के पहले फेज को लेकर। तो ऐसे में अब सरकार किस तरह से काम करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ राहुल भार्गव जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे है, क्योंकि जिस तरह से सरकारें लगातार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है अनलॉक 1 का, यानी कि देश को धीरे धीरे अनलॉक करने का, जो मंदिर है, मस्जिद है, मॉल्स है, रेस्टोरेंट है, ये सब खोलने का, तो किस तरह से देखेंगे आप इस फैसले को, क्योंकि आज 8 जून है, आज से अनलॉक 1 का पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, धन्यवाद। एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे को ये समझना जरूरी है कि हमारे रोज हम 9 से 10 हजार लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। ये सब आ रहे हैं जब 1,25,000 टेस्ट हो रहे हैं। अगर आप इन टेस्ट की मात्रा अगर 5 लाख कर दीजिए तो मैं आपको निश्चित दावे से कह सकता हूं कि ये नंबर आपसे बहुत जल्दी अमेरिका को भी पार कर जाएंगे, क्योंकि जैसे होड़ लगी है देश में कि 9वें नंबर पर कितनी जल्दी 5वें नंबर पे आ गए, ये आपके समक्ष है। ये समय जरूरत थी स्मार्ट अनलॉकडाउन की। हाँ, हम ये मानते हैं कि सारी जगह पे लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जान है और जहान का नारा प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया था, उसको मद्देनजर रखते हुए आर्थिक हालात को भी काबू में लाना था। जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहे, आप देखिए 3 तारीख, 3 मई, 18 मई और 1 जून को जब से लॉकडाउन खुला है, नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार नंबर ही नहीं, जितने बीमार लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए दिल्ली में आज केजरीवाल साहब को भी खांसी और बुखार हो गया। तो आप ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में ये बम फट चुका है। हम माने या ना माने, हम कहें या ना कहें, हम वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाला शब्द जो है अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो रियलिटी है कि हर आज दूसरा आदमी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के माध्यम से पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी चीज, जब हमने बात कही थी लॉकडाउन खोल दिया आपने, आपके रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन कहाँ चले गए? आपकी आज की तारीख में कोई रेड जोन नहीं है, कोई ग्रीन जोन नहीं है, कोई ऑरेंज जोन नहीं है। आप बात करते हैं कंटेनमेंट की, आप देख लीजिए किस हिसाब से दिल्ली में सारी चीजें खोल दी गई। एक बात बताइए, अनलॉकडाउन करने से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोलने से आपको लगता है कि इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ जाएगी? और आज तो चलो आपने मान लिया कि उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्या वो 10 दिन बाद मेंटेन कर पाएंगे? कौन उसको देखेगा? कौन क्या करेगा? तो कहने की बात यह है कि हमारे को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि आप और डॉक्टर संभालिए। मरीज बीमार हो, अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं है, वो कहा जाए तो रोज अब आपको वीडियो ऐसी दिख रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप को लेकर रात में एम्बुलेंस में इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से तीसरे अस्पताल जा रहा था। तो ये हम बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ निवेदन करके कि अभी जरूरत है दिल्ली में, गुरुग्राम में और महाराष्ट्र में स्मार्ट अनलॉकडाउन की नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन की। इकोनॉमी तो फिर भी उठ जाएगी। आपके मॉल खोलने से, सिनेमा घर खोलने से इकोनॉमी सडनली नहीं बढ़ेगी।
और जो एक अर्थशास्त्री बैठे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिस्ट ने इतना प्रेशर बनाया कि खोलो खोलो खोलो, मैं पूछता हूँ कि मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में क्या इकोनॉमी 7% पे ग्रो कर रही थी? 3.8% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग अभी आ जाएगी? कौन से कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है दिल्ली और महाराष्ट्र में, कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट आके नई इंडस्ट्री लगा देगा? तो ये सारी चीजें रखते हुए, और उससे सबसे बड़ी बात, आपके जितने कर्मचारी थे, कारीगर थे, जितने लेबर थे, वो वापस बिहार और उत्तर प्रदेश चले गए। तो कहां से आपकी इकोनॉमी खुलेगी? आप ये सब चीजें दिखा के इकोनॉमी खोल रही है, अल्टीमेटली आप लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल इकोनॉमी का है। डॉक्टर अशोक कैथल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब सवाल इकोनॉमी का है कि कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, क्या अनलॉक 1 के पहले फेज के शुरुआत से ही अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आ जाएगी? क्या मंदिर मस्जिद खुलने से या फिर तमाम जो रेस्टोरेंट है, मॉल्स खुलने से क्या अचानक इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। किस तरह से देखेंगे आप, क्योंकि अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो गई है, कितना असर इकोनॉमी को लेकर देखने को मिल सकता है आज से? देखिए, जैसा कि अभी मेरे से पहले जो सज्जन बोल रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। देखिए, आज आपको वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में हम एंटर हो चुके हैं। आज की डेट में हमें लॉकडाउन करने की जरूरत थी, और शायद जो पहले के लॉकडाउन है उसका वो प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है, जो फेवरेबल रिजल्ट होना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया है। आज हमें रोकना चाहिए था ये कम्युनिटी स्प्रेड आउट को, ताकि हम, देखिए, जान है और जहान है की जो बात हो रही है, तो आप जान को सुरक्षित करिए, तब जहान आपको ऑटोमेटिकली मिलता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात जो आप उठा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को क्या इससे प्राप्त होगा, देखिए, जिस स्टेज में वर्ल्ड इकोनॉमी चली गई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था चली गई है, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ग्रेजुअली ये ओपन अप होगी। और दूसरी बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है वो यहाँ की अति अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या को माने लगभग 135 या 33 करोड़ की जनसंख्या आपके यहाँ निवास कर रही है, और इस बीमारी के दौर में यहाँ पे इसका कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इस बात के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। अभी आपने देखा मजदूरों का जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो महाराष्ट्र से, गुजरात से या पंजाब से, हर एक जो प्रॉस्परस स्टेट थे, वो वापस बिहार या यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के रिवाइवल की जब आप बात करते हैं, इस दशा में ये जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, अर्थव्यवस्था तभी रिवाइव होगी जब आप एमएसएमई सेक्टर को ओपन अप करेंगे, जब आप विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को ओपन अप करेंगे, और जब, जैसा कि आपने इस वर्ड सुना होगा कि माना जाता है कि सभी बैंकों के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। उसी तरह से जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, कोई आपदा जब प्रचलित है और या वैश्विक महामारी चल रही है, पेंडेमिक आपने कहा है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार को पूर्णतया आगे आकर के सबसे पहले निचले पायदान पे एमएसएमई सेक्टर में प्रैक्टिकली, देखिए, अनाउंसमेंट करना एक दूसरी चीज होती है, उसे हकीकत में लेकर के आना एक अलग चीज होती है। जब तक आप यथार्थ में पैसा एमएसएमई सेक्टर को नहीं पहुंचाएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे लेकर के आना संभव नहीं दिखता। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं कहूंगा, जब एमएसएमई को आप इम्प्रूव कर ले जाएंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को इम्प्रूव कर ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट को देखेंगे, क्योंकि ये लगभग 30% जो जीडीपी का है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप इसको बढ़ा ले जाएं तो आप देखेंगे, क्योंकि एमएसएमई का जो प्रोडक्शन है वो इंटरमीडिएट गुड्स का है, मध्यवर्ती वस्तुओं का वो उत्पादन करती है। जब मध्यवर्ती वस्तुएं, वही मध्यवर्ती वस्तुएं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है, तो हम एक तरह से देखें ये चेन, सप्लाई चेन आप डेवलप कर ले जाएंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट कर ले जाएंगे। ठीक है अशोक जी। डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
किस तरह से देखेंगे आप, आज अनलॉक का पहले फेज की शुरुआत है, सरकारों ने तमाम एहतियात बरते हैं, तमाम गाइडलाइन जारी करी है, उसके मुताबिक आज अनलॉक 1 के पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है। कुछ चीज़ें खुल गई है, मंदिर मस्जिद खुल चुके हैं, धर्मस्थल खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुकी है, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। क्या किस तरह से देखेंगे आप इसे? देखिए, जैसा कि अभी बाकी दोनों विशेषज्ञों ने बताया कि मेरा मानना यह है कि जिस समय जो भारत देश वर्ष जो है काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जहां केसेस की संख्या प्रत्येक दिन जो है 9 से 10 हजार के बीच में जा रही है और हम उस समय है अपने आप को अनलॉक कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें मान के चलें कि अभी तक जो लॉकडाउन हुआ था, जिस तरह से केसेस अभी तक सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब जो भी लॉकडाउन ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हुआ है, वो चारों है वो अपनी एक असफलता को दर्शा रहे हैं, जिस तरह से केसेस बढ़ रही हैं। और वो तब है जब हम देख रहे हैं कि कम से कम मोर देन 50 to 70% जो लोग हैं जिनकी जांचें नहीं हो पा रही हैं, जिनकी सरकारों ने जांच को रोक लगा दी है। आप ओपीडी पे जांच नहीं करा सकते हैं, आपको जांच कराने के लिए कई चीजों से गुजरना पड़ रहा है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, पेशेंट्स एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, जहां उनकी डेथ भी हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, और वो हम बता नहीं पा रहे हैं। तो मुझे सरकारों का ये रवैया समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर आंकड़े अपने छुपा लेंगे तो हम छुपाने से क्या कोरोना को रोक पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सारी सरकारों का अभी तक जो रवैया सामने दिखता आ रहा है वो यही लग रहा है कि वो आंकड़े को सही रूप से दर्शाने के बजाय आंकड़े को छुपाने में लगी हुई है, क्योंकि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो प्राइवेट लैब टेस्ट कर रहे थे उनको इस तरह से विषम उसमें डाल दिया गया है कि आप टेस्ट कर नहीं सकते हैं, आपको टेस्ट कराने के लिए मना कर दिया गया है। आप सरकारी जगह में टेस्ट करने जा रहे हैं तो जहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो 7 दिन से 8 दिन लग जा रहे हैं, और इस तरह से में पेशेंट जो हैं उनको भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, सारी अस्पताल है उसको भर्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे इसको सुचारू रूप से किया गया होता तो शायद हम इस परिस्थिति में ना खड़े होते। और मुझे बहुत ही दुखद ये कहते हुए लग रहा है कि शायद हम अपने जो लॉकडाउन को हम सफल नहीं बना पाए, हम उसमें असफल हुए हैं, और उसी वजह से इस तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं। और इस समय हमें अनलॉक होने के बजाय और दृढ़ता से इसको लॉक करना चाहिए। लोगों को बेड का इंतजाम नहीं है, लोगों को अस्पताल में टेस्टिंग का इंतजाम नहीं है, तो हम कई मोर्चों पे असफल हुए हैं। और ये बहुत ही दुखद है कि इतना कुछ होने के बाद में, हमारे पास इतना समय होने के बावजूद भी हम उस चीज को नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। हमारे साथ एपीएन के एडिटर अजय जी मौजूद है। अजय जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखेंगे आप लॉकडाउन के पहले फेज को, कितना सही है कितना गलत है? नहीं, ये तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रिज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी कहीं जा नहीं रहा है। देयर इज़ नो वैक्सीन, देयर इज़ नो रेमेडी। तो ये आपको, अगर आप बोलोगे कि एक और महीना आप लॉकडाउन कीजिए और अगले महीने से कोरोना इवेपोरेट हो जाएगा इंडिया से या अर्थ से, वो बात गलत है। तो इशू है कि इकोनॉमी आप कब तक सस्पेंडेड कर रखेंगे। तो यू हैव टू कैरी ऑन। आप प्लीज बात बताना चाहूंगा जी। तो जी सर, इशू है कि आपको एडिटर साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर, लॉकडाउन इसलिए नहीं किया गया कि राहुल भार्गव जी, मैं आऊंगा आपके पास में। क्या मैं पहले बोलूं? कैन आई कंप्लीट? राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, कैन आई कंप्लीट? आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू आल्सो। तो इशू ये है कि लॉकडाउन आप कब तक रखेंगे? लॉकडाउन 2 महीने रखा आपने। लॉकडाउन वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ, आई मीन पुट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, कि बेड्स हो, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेंटिलेटर्स हो, पीपीईज हो, ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल होना चाहिए पेशेंट्स को देखते हुए। इनफैक्ट ये एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने तो 1 महीने पहले बोला था कि जून में वी विल पीक। तो वो अगर मद्देनज़र रखते हुए आपको पता था कि वी विल पीक इन जून, तो उसके लिए रेडीनेस हेल्थ केयर की थी या नहीं थी? अब जैसे अनलॉक जैसे आज हुआ है, उसमें सम पार्ट इज़ करेक्ट, सम पार्ट इज़ नॉट करेक्ट। अब जैसे रिलीजियस प्लेसेस खोले गए, उसका कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमी को इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है आपको रिज्यूम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर भार्गव जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, डॉक्टर भार्गव जी अभी कुछ कहना चाहते थे, कि आप मुझे बताइए कि हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर ने इंडिया को फेल किया है। सो पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ केयर का, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप कह रहे हैं कि लोग पेशेंट मर रहे हैं बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर मरते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं या सिलेक्टिवली एडमिट करते हैं, और सारा लोड इज़ ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
तो इसमें तीन बातें अपन बताना चाहेंगे जी। पहली चीज, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था कि हम कोरोना को एक दिन उठेंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन का मतलब ये था कि अगर हमारे पास 1000 बेड है और 500 वेंटिलेटर है तो हमारे पास एक बार में इतने ही पेशेंट आए जिनको हम वो सुविधा दे पाए। 2 ट्रिलियन की इकॉनमी हिंदुस्तान की है, 18 ट्रिलियन की इकॉनमी अमेरिका की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी नर्सेज, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर की कमी पड़ गई। तो आप 135 करोड़ के लोगों में कितने भी वेंटिलेटर ले आइए, जब ये आउटबर्स्ट होगा तो ये आप टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर आप आंकड़े सुनना चाहते हैं, हमारे पास लॉकडाउन होने तक सिर्फ 50,000 वेंटिलेटर थे 135 करोड़ की जनता में। अभी आपने कितने वेंटिलेटर ले लिए होंगे? चलो 100 वेंटिलेटर अमेरिका से आ गए। क्या हमारे पास 2 लाख वेंटिलेटर हो गए? क्या हमारी बेड की स्ट्रेंथ बढ़ गई अचानक से? तो लॉकडाउन, जो बहुत सारे अर्थशास्त्री और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या था, लॉकडाउन का मतलब था फ्लैटनिंग द कर्व। कोरोना तो अपने ही समय से जाएगा, पर वो जो वर्ग है, जो वंचित है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो हम बना पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 महीने में पूछना ये चाहते हैं, पीपीई किट और मास्क की मात्रा 0 से 2 लाख पे पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। कितने एक्स्ट्रा बेड ऐड हो गए? नहीं, बेड ऐड नहीं हुए। तीसरी चीज, सर ने पूछा कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये है कि जो बाकी 40% बेड भरे हुए हैं, जो बचे हुए कुछ बेड हैं, उसमें कैंसर सर्जरी हो रही है, उसमें नॉर्मल आदमी की डिलीवरी हो रही है, उसमें आदमी का जो डायलिसिस है वो हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सारे अस्पताल कोरोना, क्योंकि कोरोना महामारी है, तो जिसका कैंसर का इलाज चल रहा था उसका क्या होगा? आपने कभी ये सोचा? ब्रिटिश गाइडलाइंस के हिसाब से 30 से 40% लोग कैंसर के मर जाएंगे कोरोना के दौरान, क्योंकि उनको केयर नहीं मिल पाई। तो क्या आप चाहते हैं कि कोरोना से हम जीत जाएं, कैंसर से हार जाएं? तो आपको सारी चीजें इकट्ठे लेके चलना जरूरी है। अब चौथी बात आती है कि कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इस देश के लोगों में हमको आगे लाया गया प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है इसमें कि प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ सरकारी सेक्टर देखेगा। टेस्टिंग होगी तो सिर्फ सरकारी सेक्टर टेस्टिंग करेगी। ऐसा क्यों? आप टेस्टिंग खोल दीजिए, जो पैसा देके करना चाहता है टेस्टिंग वो कराएगा। लोगों के पास 4,500 रुपए है, आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा। क्यों दिल्ली में टेस्टिंग प्राइवेट लैब पे बंद कर दी? क्यों एक सिम्टोमेटिक आदमी को टेस्ट नहीं होना? मेरे घर में मेरे को कोरोना हुआ तो क्या मेरी वाइफ टेस्ट नहीं करा सकती? आप कहते हैं गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? अमेरिका में सिंपल, आज भी ताइवान, कोरिया, अमेरिका किस मर्ज में चल रहा है? वो लॉकडाउन के मर्ज पे नहीं चल रहा। वो कह रहा है कॉन्टैक्ट ट्रेस, टेस्ट ट्रेस, टेस्ट ट्रेस। वो टेस्टिंग और ट्रेसिंग के कंसेप्ट पे चल रहा है। वो लॉकडाउन को खोल रहा है, अमेरिका भी खोल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम लॉकडाउन खोलते जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर नहीं रहे, टेस्टिंग कर नहीं रहे। तो हमने सारे विश्व का सारे खराब तिथि जो थी हमने अपने आप में ले ली। हमने जो सारी तिथियां जो खराब विश्व में जो सिखाई वो हमने अपने पास ले ली। डॉक्टर और साहब, हम कह रहे कोरोना से लड़ो। डॉक्टर साहब, आप कोरोना से 3% लोग, अगर 1.5% लोग मरते हैं, 135 करोड़ का 1.5% कितना होता है? आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए। सो इसीलिए अगर 1.5% मर रहा है तो इकोनॉमी आप 1.5% के लिए सस्पेंड करेंगे क्या आप? पहली बात, 135 7,000 लोग, सर बिल्कुल सही कहा आप खुद ही कह रहे हैं। एक 1.5%, आप खुद ही कह रहे हैं 1.5% लोग के लिए, आप 1.5% के लिए लोग, आप बाकी 1.5%, 135 करोड़ का 1.5% कितना होता है सर? 13 करोड़ लोग मर जाएंगे। अमेरिका में 1,20,000 मर गए। सरकार के लिए वो स्टैटिस्टिक्स है, पर मेरे घर का परिवार का आदमी चला गया तो मेरे लिए तो 1 in billion है। ऑफ कोर्स यही है, अमेरिका में ऑफ वही है। 1,10,000 लोग मर गए। मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर, 1,10,000 लोग मर गए। और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में हम 13 करोड़ लोगों को मार गए 135 करोड़ की जनसंख्या में, क्योंकि हमें आर्थिक व्यवस्था खोलना नहीं है। आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, कौन सा इकोनॉमी 3.1% से ज्यादा ग्रो कर रही थी? पिछले 3 क्वार्टर में इकोनॉमी नीचे जाती गई है। नहीं, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा हाई रहा है। डॉक्टर साहब आप हमारी भी बात सुन लीजिए ना, आप अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात भी सुन लीजिए। राहुल भार्गव जी, डॉक्टर साहब जी, आप अपना ये बोलेंगे या हमारी बात भी सुनेंगे थोड़ी बहुत? सर मैं तो आपसे आर्ग्यू कर रहा हूँ। चलिए, आर्ग्यू तो डिस्कशन ही है, ये डिस्कशन ही करेंगे हम। बात ये, वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर। ठीक है भार्गव जी, आएंगे आपके पास। बात ये है, आपने खुद ही बोला, इनफैक्ट जो लॉकडाउन में जो करना था वो नहीं कर पाए, वो मैंने कहा हेल्थ केयर सिस्टम फेल हो गया। अब आपने कहा दूसरा प्राइवेट सेक्टर जो करना था, बाकी जो चीज़ें, बाकी जो बीमारियां उसको इलाज करना है, वो फैक्ट है। बट कोरोना के लिए कैन यू स्पेयर सम बेड्स?
Can private hospital not spare beds for corona patients? सर सारे अस्पतालों में 40 से 50 पेशेंट भर्ती हैं। जितने वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में है उसका ट्राइजिंग हो गई। तो हम इटली जैसी हालत में पहुंच चुके हैं कि जिसको 70 साल का आदमी है तो शायद इसको वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, अपनी जीवन जी चुका है, 40 साल में डाल दो। क्या हमने ऐसे कल्पना की थी? क्या हमने ऐसी ह्यूमन लाइफ की कल्पना की थी कि वो 60 साल का हो गया, उसका काम खत्म हो गया तो उसको जाने दो? हमने ऐसे देश की कल्पना की थी, ऐसी डेमोक्रेसी की कल्पना की थी? आप कह रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, इस समय सब प्राइवेट और गवर्नमेंट कुछ नहीं है। इस समय डॉक्टर है। ये जो राजनीति है डिवाइड एंड रूल की, पब्लिक के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया कि प्राइवेट नहीं ले रहा। नहीं, ये तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि सरकार से कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों को अगर फ्री में जमीन दी गई तो फ्री में इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इनफैक्ट इतना एग्जॉर्बिटेंट रेट्स क्यों मांग रहे हैं? इनफैक्ट आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो 15,000 का बार भी लगा दिया पर डे का, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल इतना पैसा मांगते हैं कि कोई जान नहीं पाता है। टैक्स पेयर से लेती है सर। अब आप समझिए, आप क्या करते हैं, आप जब अमीर आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीब आदमी को इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो आयुष्मान कार्ड है उसके पास। मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा जिसकी 50,000 रुपए की तनख्वाह है, जिसके पास इतना मादा नहीं है कि वो उन लाइनों में खड़े रह पाए सरकारी अस्पतालों की? उसको अच्छा इलाज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, वो प्राइवेट अस्पताल में आएगा। प्राइवेट अस्पताल। राहुल जी आपको रोकेंगे, हमारे साथ डॉक्टर एस गुलाटी जुड़ चुके हैं। राहुल जी रोकेंगे आपको, हमारे साथ एस गुलाटी जुड़ चुके हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो अस्पताल के। एस गुलाटी जी सवाल मेरा आपसे है। गुलाटी जी सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से भार्गव जी हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ गए हैं। भार्गव जी इनको चांस दे देते। गुलाटी जी सवाल मेरा आपसे है कि सरकार जिस तरह से लॉकडाउन को खत्म करके 5 को शुरू करके और अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी है और आज यानी 8 जून से तमाम ऐसे जो होटल है, मॉल्स है, वो सब खुल जाएंगे, तो इस तरह से सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगा इन सबको फेस करना? देखिए ऐसा है, मैं पॉजिटिव बता रहा था, मेरी सोच इनसे बिल्कुल उल्टी है। मेरी सोच ये है कि इकोनॉमी को बंद नहीं कर सकते। इको हो रहा है कुछ, ठीक है चलिए गुलाटी जी हम दोबारा रुक करेंगे आपका। जिस तरह से अब सरकारें लगातार कोशिश कर रही है, अनवी का स्वागत है, जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, उन सब के बीच में आज से यानी 8 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी गई है, तमाम रियायतें दी गई, तमाम पाबंदियां भी हैं। इन सब के बीच में सवाल मेरा गुलाटी जी आपसे है कि जिस तरह से सरकार का यह फैसला है, आज से तमाम जो पाबंदियां हैं वो हटा दी गई है, कुछ चीज़ें खोलने की जो सरकार ने बात कही है, ऐलान कर दिया है, किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से चुनौतियाँ सरकार के सामने होंगी आज से? देखिए मैं सोचता हूँ कि लॉकडाउन को हटाना बिल्कुल ठीक है। जी। हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। हम एक पुअर कंट्री हैं, अगर हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। तो हमको इकोनॉमी को अपना ठीक करना है, बिल्कुल ठीक है, खोलें। ऑलरेडी जो कोरोना है इज गेटिंग इनटू कम्युनिटी स्प्रेड, हम इसको नहीं रोक सकते, इसको आगे होना ही है। हम अपने आप को एहतियात बरतते रहें, जितनी हम अपने आप को बचा सकते हैं बचा लें। हमारे को 2 महीने मिल गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लिया और फॉर्चुनेटली हमारे पेशेंट को बहुत ज्यादा को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे जो मोर्टालिटी रेट हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली अभी तक कम है। मेरे को ऐसा मेरा अंदाजा है कि अगले 2-3 महीनों में ये कर्व अपने आप फ्लैटन होगा, जबकि हर्ड इम्यूनिटी होगी। वैक्सीन है नहीं है, हम भूखे नहीं मर सकते हैं। चलिए ठीक है गुलाटी साहब, बोलना ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी ठीक है गुलाटी साहब जी। सवाल अशोक कैथल जी, ठीक है बहुत शुक्रिया अशोक कैथल जी। सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी सरकार को लाना है और ऐसे में अब अनलॉक का आज पहला फेज है वो शुरुआत हो गई है, अनलॉक का दूसरा फेज भी हमको देखने को मिलेगा, तो ऐसे में सरकारों को अनलॉक 2 का जो फेज होगा उसमें क्या कुछ चीजें खोलने की बात करनी चाहिए, किस चीजों का ऐलान और कर सकती है सरकार अनलॉक 2 में? देखिए सीधी बात है, अगर हमें रिवाइव करना है अर्थव्यवस्था को, देखिए अभी बात होती है कि हमारे पास ये जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ये स्थिति बड़ी भयावह है। लेकिन एक ये जो मुद्दा है कि आप ये देखें, लगभग 57 से 58% आबादी अभी भी ग्रामीण अंचल में है और मीडियम एंटरप्राइजेस में या माइक्रो एंटरप्राइजेस में वो लाइवलीहुड अपना गेन कर रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है कि ये जो तबका है लार्ज स्केल, अभी तक आपने देखा माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक चलते हुए आपको दिखे अपने ये स्टेट के लिए या विलेजेस के लिए।
तो ये सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ रही है कि हम फिर से जो ये तबका है और जो आम जनमानस है, या मिडिल क्लास को ले लें या रिच क्लास को ही ले लें, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम रिवाइव नहीं करेंगे तो शायद सभी लोगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमें इसको रिवाइवल के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें प्रयासरत रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी नियर फ्यूचर में आपको वैक्सीन आती हुई नहीं दिखती, तो हमें इसकी आदत डाल देनी चाहिए और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, प्रिकॉशनरी मेजर्स मेंटेन करते हुए हमें माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ आप देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के रिवाइवल का प्रयास करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे, लोगों की परचेजिंग पावर आए। अगर परचेजिंग पावर नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसका असर ये होगा, डिमांड जनरेट नहीं होगी। अगर बाजार में डिमांड जनरेट नहीं होगी तो सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी, कोई भी प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने से बचेगा। बस एक चीज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा अपनी, वो जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे केंद्र सरकार ही एक वो अहम कड़ी है जो प्रमुख पहल कर सकती है, ताकि ये आम जनमानस है, आर्थिक गतिविधियां हैं, इनको संचालित किया जा सके। क्योंकि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि इस दशा में वो अपनी पूंजी को आकर के निवेश करे जहां पे अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। तो बेस्ट तरीका है गवर्नमेंट यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन करे, या भी लोन लिए हुए हैं उस पे भी थोड़ा सा छूट दे और इस चीज को ठीक अंकित कुमार सिन्हा जी, जिस तरह से सरकार लगातार पहल भी कर रही है, तो क्या चाहते हैं आपकी, अगर डॉक्टरों के लिए सरकार कुछ पहल करे, मेडिसिन को लेकर कोई पहल करे, टेस्टिंग को लेकर पहल करे, सरकार को क्या कुछ पहल करनी चाहिए कि जिस तरह से संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं हम कटौती कर सकें? देखिए, मैं इस चीज से सहमत जरूर हूं कि इकोनॉमिक रिवाइवलिटी होनी चाहिए, उसके लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है उससे किसी भी आज डॉक्टर हो या पर्सन है, उस चीज को मैं उजागर करना चाह रहा हूं कि हमें आप जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी। देखिए, अगर हम कोरोना पे कंट्रोल पाना चाहना है तो हमें टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अगर हम केवल इस मामले से अगर हमें अनलॉक कर रहे हैं तो इस समय और ये जरूरी हो जा रहा है कि अगर कोई भी केस है और कोई भी जो कॉन्टैक्ट हम ट्रेस कर पाए तो हम बाकी होने वाली चीजों को हम बचा सकेंगे। अनलॉक करना, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवलिटी बहुत जरूरी है, लोग के पास पैसा नहीं होंगे तो वो इलाज भी नहीं करा पाएंगे, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो सरकार को इस समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाए। लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने अनलॉक तो कर दिया, लेकिन टेस्टिंग ज्यादा करने के बजाय हमने प्राइवेट लैब्स को बंद करा दिए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो सारी चीजें बंद करा दी। तो ये चीजें तो आप और कर्व कर रहे हैं और बीमारी को और बढ़ावा देने की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं आप। तो ये चीज पर मेरा टिप्पणी है इस चीज के लिए है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक रिवाइवलिटी चाह रहे हैं तो, लेकिन अभी तक जो हमने मेहनत की हुई है उस मेहनत को और भी आगे जारी रखना है। हमें टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए, डॉक्टर अंकित अब उसका उल्टा कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इनफैक्ट ये कह रहा था कि लॉकडाउन जब किया गया, आइडिया ये था कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा उसके लिए, चाहे बेड्स हो चाहे बाकी। अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए, आप ये तो जान रहे हैं कि कितने बेड्स ज्यादा इकट्ठा हो गए, आप ये बताइए दिल्ली में जो इस समय संख्या इतनी ज्यादा आ रही है, आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने 3 महीनों में कितने बेड्स कर लिए हुए हैं? आपने 3 महीने में कितने बेड कर लिए? 3 महीने में कितनी पीपी किट बना ली आपने? डॉक्टर अंकित जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो फेल हो गया, वो सारा जो करना था, इट हैज फेल्ड। जब वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर गुलेरिया ने लास्ट मंथ ही बोला कि वी आर गोइंग टू पीक इन जून। सो इफ वी न्यू वी आर गोइंग टू पीक इन जून, तो व्हाट वाज द प्रिपेयर्डनेस, तैयारी क्या थी? बिल्कुल नहीं। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। हम कह रहे हैं जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आप ये धमकी दिए हुए कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा। हम कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी को मना नहीं कर रहा है कि हाँ हम ये इलाज नहीं करेंगे। आप उस चीज के लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस बनाइए। अगर आप आईसीएमआर की गाइडलाइंस देखते हैं, टेस्टिंग के गाइडलाइंस हर 15 दिन में तो उनकी टेस्टिंग की गाइडलाइंस चेंज हो जा रही है। आप एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं बना पा रहे अभी तक में, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी गाइडलाइंस में
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप अगर गाइडलाइंस को ठीक से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केवल अभी की जो गाइडलाइंस जो 18 मई की गाइडलाइंस आईसीएमआर की है, उसमें उन्होंने ये जो सारे 8 पॉइंट बना रखे हैं, उन सारे 8 पॉइंट को आप देखेंगे तो उनको आईसीएमआर के हिसाब से केवल उन्हीं का टेस्ट कराया जाइए जिनको ILI के सिम्टम्स हो गए हैं। अगर आप मुझे बताइए कि इस समय कम से कम मोर देन 50% जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें ILI के सिम्टम्स नहीं है और उनको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम ये सब जानने के बावजूद भी हम गाइडलाइंस ऐसा बना रहे हैं जहां हमारी टेस्टिंग के नंबर्स कम हो जाएं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास और उसकी व्यवस्था नहीं है। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं डॉक्टर गुलाटी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। डॉक्टर गुलाटी से पूछना चाहूंगा मैं, डॉक्टर गुलाटी जैसे ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, दूसरा ये भी है टेस्टिंग का जो इशू है, कई सारे टेस्ट ऐसे हैं इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम कि पेशेंट मर जाता है उसके बाद रिपोर्ट आती है 8 दिन के बाद, कि इसका कैसे हल होगा? हम जब रैपिड टेस्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन ये है कि पेशेंट मर गया होता, 8 दिन के बाद रिपोर्ट आती है कि वो पॉजिटिव था। आप वो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं बातों को, तो कि ऐसा नहीं है। टेस्ट तो अगर आप आज सवेरे कराएं शाम को रिपोर्ट मिल जाती है हर जगह। हाँ, जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है वहाँ देर हो सकती है। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि अरेंजमेंट नहीं किए गए हैं। काफी सारे बेड अरेंज हो गए हैं, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया इस लॉकडाउन के पीरियड में। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस बात को जो लॉकडाउन के पीरियड को काफी अच्छी तरह यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया कहाँ बेड हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर गुलाटी आप डॉक्टर मैं आप बात का जवाब देना चाहूंगा। इस पे लेट मी क्लेरिफाई ऑन दिस। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के गेट पे है और एडमिट नहीं हो रहे हैं और लोग मरे हुए हैं। एक वीडियो तो मैंने यहाँ देखा कि अंदर पेशेंट मरा हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। नहीं, वो एक जो करने की जो क्रिया है उसमें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट की प्रॉब्लम है, ये टेस्ट नहीं है। वो अगर कहीं पे कोई इनएफिशिएंसी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट की रिपोर्ट ही मिलेगी। आज अभी आप टेस्ट दीजिए, आपको 5 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी, सेम टेस्ट है। तो उसको आपको इम्प्रूव करनी है, अपनी एफिशिएंसी को। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इसको इम्प्रूव करनी है एफिशिएंसी को। और मैं एक आपका और सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो कर सकता है वो कर रहा है। आपने बोला कि जमीन मुफ्त मिली है, उसके लिए जो फ्री बेड है उसको यूज करिए। तो प्राइवेट मेडिसिन का मतलब ये थोड़ा है कि अब वो प्राइवेट मेडिसिन टोटली फ्री हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मैंने नहीं पूछा। तो आपने भी पूछा है। और अगर अब ये है कि जो सरकार को कनाडा 21% ऑफ जीडीपी खर्च करता है अपने सिटीजन के लिए हेल्थ केयर पे, इंडिया 2.5 खर्च करता है। ये अपनी इनएफिशिएंसी प्राइवेट मेडिसिन पे क्यों थोपते हैं लोग? आप लोग खर्च करिए ना, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं इंप्रूव करते हैं? जहां पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करते हैं। अब देखिए केरल में क्यों नहीं है ये प्रॉब्लम। केरल में काफी अच्छा अरेंजमेंट हुआ क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दशकों में इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। वहां पे अच्छे रिजल्ट है, वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन्वेस्ट करिए ना, ये सरकार की ड्यूटी है कि इन्वेस्ट करे। आज क्या हो रहा है कि हमारे जैसे सिपाहियों को करते हैं कि फौज पर जब तक लड़ाई है, हाँ कर रहे हैं, घंटियां बजा दी और प्रॉब्लम हो रही है तो उनको क्या बोल दो। जी डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाहते हैं शायद। सर, इसमें ना 2-3 चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचिए, अमेरिका जो 16% अपना जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्च करता है, हम 1.6% करते हैं। आप कितना भी कर लीजिए, नंबर्स कितने भी ले आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बढ़ा लीजिए, सालों साल का 70 साल की डेफिशिएंसी को आप पूरा नहीं कर सकते। आपके जब नंबर बढ़ेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल होगा, ये बात निश्चित है। इटली और अमेरिका ने ये हमारे को बात बता दी है। दूसरी चीज जो हमारे लोग ये कह रहे हैं कि बार बार इकोनॉमी खोल दीजिए, चलिए इकोनॉमी खोल दीजिए, मैं मानता हूं, पर आपकी टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, रेड जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन कहां गए? आप सिंपल उस पे मैं एग्री करता हूँ, वो एग्री करता हूँ उस पे, वो तो करना पड़ेगा साथ में। दैट हैज टू बी डन। कहां हो रहा है? अभी आप अपने आसपास की जगह देख लीजिए, दिल्ली में सब चीजें खोल दी। क्या सर एमएसएमई सारी मुंबई और दिल्ली से ही चलेंगी? आप एक बार बताओ, एमएसएमई में आपको लेबरर चाहिए, लेबरर आपके पास है नहीं, आज काम वाले लोग हैं नहीं, तो आपकी एमएसएमई कैसे चलेगी? सारे तो बिहार चले गए, 4 करोड़ आपके लेबरर। आप दिल्ली में जो हालत आई है, डॉक्टर भार्गव उससे लॉकडाउन करना जरूरी है, डॉक्टर भार्गव जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाए। डॉक्टर भार्गव, ये जो लेबरर चले गए उनको इसलिए चले गए यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे।
सर आप एक बार बताओ, ये बैक एंड फोर्थ। आपको मैं बिहार का एग्जांपल देता हूं सर। 12% लोग जो माइग्रेंट गए हैं बिहार में वो पॉजिटिव आ रहे हैं। बिहार का आंकड़ा कितना, 5000 टेस्टिंग पर दिन हो रही है। बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, 2.5 से 3 करोड़। आप ये समझिए 5000 टेस्टिंग में आप पता लगा लेंगे। जब ये बैक एंड फोर्थ होंगे तो क्या होगा। आप ये समझ नहीं पा रहे कि कोरोना वायरस को हल्के में मत लो। कोई हल्के नहीं ले रहा है, कोई हल्के से नहीं ले रहा है, कोई हल्के से नहीं ले रहा है। ठीक है राहुल भार्गव, हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं। आप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं कैलाश अस्पताल के। डॉक्टर शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से देखेंगे आप इस पूरे मामले को, और ऐसे में सरकारों को और क्या कुछ पहल करनी चाहिए कि हम कोरोना संक्रमण से जल्द से जल्द निजात पा सकें? देखिए ऐसा है कि ये अच्छा मूव है कि खोल दिया है सब कुछ, लेकिन हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, कि जो इसको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, पुटिंग ए मास्क, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये 10 टाइम्स मोर फास्टर देन दिस इज 10 टाइम्स मोर फास्टर देन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इट इज गोइंग टू स्प्रेड टू सबको होगा, ये सबको थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि 96% रिकवरी रेट भी है। अगर किसी को होता है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, अगर माउथ के ऊपर अच्छा सा मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन फॉलो करें, तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा मूव है, खोल दिया है, लेकिन लोगों को घबराने की बात नहीं। लोग डरे हुए हैं, बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं, लेकिन उसको लाइटली ना लें, बस यही सबसे बड़ी चीज है। लाइटली लेंगे तो सबको होगा, और किसको अधिक होगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है सर, जो 7000 लोग मर गए उनका क्या? ठीक है डॉक्टर देखिए ऐसा है कि अशोक कैथल जी, ऐसा है कि अशोक कैथल जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से एक मिनट डॉक्टर शुक्ला जी डॉक्टर शुक्ला अपनी बात रखें। जी, ये मरने और जीने की बात नहीं है, ये है तो है। इसको कब तक आप लॉकडाउन करके रखेंगे? ओपन तो करना ही पड़ेगा। जैसे हर एक बीमारियां होती है, जैसे डेंगू आता है, तो डेंगू में कितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं, कितनी डेथ होती हैं, तो इसको आप क्या कर लेंगे? उसको रोक तो सकते नहीं है। तो रोकने का एक ही तरीका है कि इसको स्लोली इसको जैसे अनलॉक किया है, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन लोगों को प्रॉपर इसके लिए प्रॉपरली इसको कंटेन करना है। मास्क प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और डिस्टेंसिंग, ये बहुत जरूरी है। इसको सबको समझा करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो सर दिल्ली में क्यों नहीं हुआ सर? ये दिल्ली की तो पढ़ी लिखी जनता है। जब शराब के ठेके खुले तब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। 50 दिन के बाद जब लेबर गए उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, और अब दिल्ली में उड़ रही हैं। ऐसा क्यों? तो क्या इलाज है डॉक्टर भार्गव, क्या इलाज है, क्या करना चाहिए डॉक्टर भार्गव, क्या करना चाहिए? अगर सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या करना चाहिए, आप ही हल बताइए। सर हल सिंपल सा है, स्मार्ट लॉकडाउन को अनलॉकडाउन करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत स्मार्टली करनी है। टेस्टिंग बढ़ाइए, टेस्टिंग के नंबर 5। नहीं डॉक्टर भार्गव, आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की। अगर लोग बाहर पब्लिक में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बताइए? गवर्नमेंट क्या कर सकती है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के पास अगर मोर्टालिटी को बचाना है तो आपको फिर उनको लॉकडाउन में ही बिठाना पड़ेगा, जब तक वो व्यवहारिक तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया से अनलॉकडाउन के लिए तैयार ना हो। जब तक 70 दिन हो, वुहान में 70-72 दिन तक लोग घर में बैठे रहे। तो डॉक्टर भार्गव, अभी आपने और मास्क जरूरी है, तब तक नहीं होगा। डॉक्टर भार्गव, अभी आपने बताया कि 1.3% जो अफेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो उसकी वजह से आप 98.5% आप को लॉकडाउन रखेंगे पॉपुलेशन को? सर जब तक अपने को समझ में नहीं आएगी बात, तो सर आप एक बार बताइए, क्या हम 1-2 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं ये कह के कि हमारे को इकोनॉमी खोलनी है? क्या हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम इनको बचा पाएं? बात ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि उनको मरने के लिए छोड़ देंगे। बाकी जो प्रिकॉशंस है, हेल्थ केयर है, इट हैज टू टेक केयर, उनको अपना काम करना है, लेकिन इकोनॉमी रिवाइवल करना पड़ेगा साथ साथ। सर अल्टीमेटली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। चलिए ऑक्सीजन के बेड बता दीजिए। आप सब ये बताइए कि सबके मिला के दिल्ली में कितने ऑक्सीजन के बेड हैं, इतने बता दीजिए कि चलो सबको ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो आएगा और बच जाएगा। नहीं, अगर आप बताएं आप ये बेड कब अवेलेबल होंगे तब तक हम लॉकडाउन करेंगे, आप बताइए। देखिए सर ये तो सरकार बताएगी सर। अगर 2 महीने में जब रणदीप गुलेरिया जी बोल रहे थे कि जून में पीक आएगा और 3 से 4 लाख लोग अफेक्टेड होंगे, तो बेड कहाँ गए? तो वही मैं कह रहा हूँ, 2 महीने के बाद भी बेड अवेलेबल नहीं है तो लॉकडाउन कब तक रखेंगे आप इंडेफिनिटली? सर जब तक हम बचाने की व्यवस्था में नहीं होते सर, जब तक हम बचा नहीं सकते लोगों को,
हम ये नहीं कह सकते कि हम एमएसएमई चलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए 1-2 लाख लोगों को मरने दें, जैसे ट्रंप जी ने कहा था। ये व्यवस्था बिल्कुल वैसी आ गई है देश में, जब ट्रंप ने मार्च में कहा था आई ओनली केयर फॉर इकोनॉमी, तब इसी देश के लोगों ने ये कहा था कि हम बहुत अच्छे हैं, जहां हमारे लिए जान इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जान इकोनॉमी से बड़ी है। और आज देखिए 2 महीने में हम वही कर रहे हैं जहां पे हम कह रहे हैं सर जान के साथ जहान भी इम्पोर्टेंट है। आप उन लोगों से पूछिए जो अपनी नौकरियां खोल चुके हैं अभी लाखों लोग, और जो अपने रोजगार खो चुके हैं। लोगों से पूछिए जो लोगों की जान जा रही है अभी, उनसे तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी पूछिए ना जो अपना रोजगार खो चुके हैं। ठीक है, गुलाटी साहब कुछ, डॉक्टर गुलाटी कुछ कहना चाहते हैं? आई एम गेटिंग अम्यूज्ड बाय दिस डिस्कशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग भाई? जान है, अभी लॉकडाउन रखो जहाँ पे रेड जोन है, या तो बात करने दीजिए ना। ऐसे डॉक्टर गुलाटी कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ आई वाज गेटिंग अम्यूज्ड लिसनिंग टू दिस डिस्कशन कि हम कहाँ डिविएट करे जा रहे हैं भाई। बात ये है कि जान भी बचानी है और जान भी बचानी है। अगर देश हमारा गरीबों का देश है, तो डेली अर्नर्स का देश है, अगर हम लोग अपनी कमाई नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे काम चलेगा? वही तो मैं भी कह रहा था डॉक्टर गुलाटी। बिल्कुल मैं आपसे सहमत इस बात है, हमको बाहर आना है। और मैं नहीं मानता कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। ये कुछ इक्के दुक्के इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन में आपको कुछ लोग मिलेंगे, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और उसका आंसर एजुकेशन है। इतनी हम एजुकेशन रेडियो टीवी पे हम आप ये कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं। कोई एक दो मूर्ख तो हर जगह मिलेंगे आपको जी, तो उसको हमको और मैं इस बात से भी अभी जब आपको इस तरह करता हूँ कि समय बेड की बहुत कमी है या वेंटिलेटर की कमी है, मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि जिस पेशेंट को वेंटिलेटर लग जाए 88% चांस है उसकी डेथ के। उस स्टेज में ना ही पहुंचे तो अच्छा है। तो अभी ऐसी कमी नहीं है, लेट अस नॉट स्प्रेड पैनिक। और अभी बेड की भी ऐसी कमी नहीं है, थोड़ी मिसमैनेजमेंट है। वी हैव टू मैनेज प्रॉपर्ली। और अभी कितने सारे हमारे हॉस्पिटल हैं जिनके बेड हमारे खाली पड़े हुए हैं। अभी भी ऐसे कई बेड हैं जो कोरोना के लिए ये मांगते हैं और खाली है कई जगह पे। मिसमैनेजमेंट है, वी हैव टू जस्ट मैनेज इट प्रॉपर्ली। और हमको ऐसे पैनिक की बात नहीं है। ये बीमारी 60-70% लोगों को लगनी है माइल्ड, उसी से ठीक होना है। वैक्सीन है नहीं है, आप एक्सपोज नहीं होंगे तो ये आपको लगेगी नहीं, ये करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर वे। ठीक है जी, डॉक्टर अशोक कैतल भी जुड़े हैं हमारे साथ में। कैतल साहब, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अब लॉकडाउन 1 की शुरुआत कर दी गई है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को कैसे हम पटरी पर ला पाएंगे और सरकार को क्या कुछ पहल करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए? देखिए सीधी बात है, अभी जैसे भार्गव साहब मुद्दा उठा रहे थे कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया जाए, तो मैं यहाँ पे कहूँगा गुलाटी साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए आप दोनों तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बजट का कितना मिनिमम परसेंटेज आप रिसर्च और मेडिकल हेल्थ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सेटबैक है। और अमेरिका कितना कर रहा है, तो उससे कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम लोग दोनों अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो दूसरी चीज यहाँ रही, यहाँ पे आप देख रहे हैं मास है। जब ये इतना हाईली पॉपुलर स्टेट है ये इंडिया है, तो यहाँ पे जो स्थिति आपकी बन रही है कि लोग अपने जीवन यापन की अनिवार्यताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति ये है, जैसा आप बता रहे थे कि लोगों के रोजगार चले गए, लोग अपनी डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोहरी मार है, एक तो नौकरी भी गई और दूसरी ये महामारी के चपेट में भी आ रहे हैं। तो अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार को ये करना चाहिए, जैसे इन्होंने ये अनलॉक किया है, हमें जनता के बीच में जो मिनिमम रिसोर्सेज है इन्हीं को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओपन अप करना चाहिए, ताकि ये रिवाइवल हो सके, परचेजिंग पावर आए, डिमांड आए, सप्लाई आए, ताकि एक चेन बने। और दूसरी चीज ये रही, लोगों को ये उनके बीच में प्रसार करिए, उनको पैनिक मत करिए, उनको ये बताइए जब तक वैक्सीन का जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक उसकी जो कीमत है, अगर बन के आ भी गई साल भर में तो उसकी कीमत बहुत होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत होगा। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तब जाके कहीं पे वो पोलियो ड्रॉप उस रेट में आएगी और इजीली अवेलेबल होगी। तो उसके लिए हमें कम से कम 1.5 साल इंतजार करना है।
तो इसी स्टेज के साथ हमें चलना सीखना होगा। चलिए डॉक्टर शुक्ला से पूछ लेते हैं। डॉक्टर शुक्ला, जी, ये जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है, तो आप क्या मानते हैं? हाउ डू यू सी इट? देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिना दोनों के संतुलन से बात आगे बढ़ेगी नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि बाकी सब चीजें डिस्कशन तो चलता रहेगा, लेकिन ये कोरोना जो है ये 98% इस समय रिकवरी रेट पे है। 98% लोग रिकवर कर जाएंगे। जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है, जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, जहाँ तक होम क्वारंटाइन की बात है, वो सब को लेते हुए हमको साथ चलना है और डरने की कोई बात नहीं है। इसमें इस बार जो ट्रांसमिशन रेट है बहुत कम हो गया है, इसलिए रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। नहीं, जैसे डॉक्टर भार्गव कह रहे थे कि लोग सोशल डिस्टेंस। शुक्ला जी, एक ही चीज पूछना चाहूंगा, ये डेटा कहाँ से आया? नहीं डॉक्टर शुक्ला जी, जो आपने कहा कि भार्गव जी एक मिनट कम हो गया, डॉक्टर भार्गव एक मिनट। 1 लाख टेस्टिंग पे पहले 2000 पॉजिटिव आते थे, आज 10,000 पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर आप 5 लाख की टेस्टिंग कर दो तो कितने पॉजिटिव आएंगे, ये बता दीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी की बात नहीं है भार्गव साहब, डॉक्टर भार्गव, पॉजिटिविटी की बात नहीं हो रही। पॉजिटिविटी के बाद रिकवरी रेट देखिए ना, रिकवरी रेट बहुत हाई है। रिकवरी हमारे पास जितने भर अभी तक कोरोना पॉजिटिव आए थे, वी हैव नॉट लॉस्ट एनीबडी, एवरीबडी हैज रिकवर्ड बैक। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ गुड इट इज। तो पॉजिटिविटी तो आएगी, सब में पॉजिटिविटी, तभी तो जाकर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी। 2-3 महीने में आप देखेंगे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डायबिटीज अपने देश में है। चलिए ठीक है। रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मोर्टालिटी का डायबिटीज की कमी है। भार्गव जी, डॉक्टर भार्गव, वक्त की कमी है। पेशेंट है और हाइपरटेंशन है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायबिटिक अपने देश में है। ठीक है। और आप देखिएगा आगे कि किस प्रकार से लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। वेंटिलेटर पे इतने लोग नहीं जा रहे हैं जितना हमको उम्मीद थी। यही तो डिफरेंस आ रहा है। मतलब वेंटिलेटर पे 0.49% खाली जा रहे हैं। वो जा रहे हैं जो कि बहुत अधिक, जो क्रॉनिकली इल हैं, जिनको डायबिटीज बहुत कभी कंट्रोल थी नहीं, वो जा रहे हैं, या जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम थी वो जा रहे हैं, या जिनको सीएडी थी वो जा रहे हैं। अदरवाइज उनके उसमें भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ठीक है गुलाटी जी, अंत में ठीक है शुक्ला जी, ठीक है डॉक्टर शुक्ला, बहुत शुक्रिया जी। गुलाटी जी, आपकी प्रक्रिया आखिरी में, आपकी प्रतिक्रिया। डॉक्टर गुलाटी जी, आपका प्रश्न क्या है? सवाल मेरा इस तरह से है कि जिस तरह से अब अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी गई है, तो ऐसे में और क्या कुछ अब करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, सब कुछ सामान्य हो सके, और क्या मानते हैं आप, कब तक सब कुछ सामान्य हो पाएगा? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जो सबसे नीचे है, हमको उनको एड्रेस करना चाहिए। जो खोमचे वाला था, जो रेडी वाला था, जिसकी बेचारे को कुछ नहीं है उसके पास, हमको उनको एड्रेस करना है कि उसको रोटी मिले। वो लोगों को हम आगे लाएं, जो मजदूर थे उनको आगे लाएं, हमारे काम, हमारी फैक्ट्री खुले ताकि उनको काम वापस मिले। हम लोग तो फिर भी 1-2 महीने फैलेंगे, उनके पास खाने का खाना नहीं है। तो हमको सबसे पहले उनको एड्रेस करना है। जो सबसे नीचे हमारे जो लोएस्ट हमारा तबका है, उनको पहले एड्रेस करना है। उनकी जॉब वापस आए, उनका काम वापस आए। ये मॉल वॉल चल जाएंगे बहुत सारे लोगों के पास, और हम लोग भी रुक जाएंगे। तो बात वही आ गई कि जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है, जिस तरह से सर ने कहा है कि बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में अब जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, सरकार की गाइडलाइनों का पालन भी करना है। अब देखने वाली बात होगी कि अनलॉक 1 की शुरुआत जो आज से हो गई है, ये आने वाले अपने पहले चरण में कितना परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है, और कैसे कोरोना की तादाद सरकार कम करती है, कैसे नियंत्रण पा सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा में इतना ही। AP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।